और मार्केट आउटलुक में आज हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा जी। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले तो गुरमीत सर के बारे में हम कुछ बता दें आपको। इनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। सिटी बैंक जैसे कि फर्म्स के साथ ये जुड़ चुके हैं और इसके अलावा रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ भी 7 साल से ज़्यादा का अनुभव है इनका। तो एक लंबा अनुभव यहाँ पर बाजार का और मार्केट का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, पहले तो सवाल मेरा जो ग्लोबल इस वक्त अपडेट्स आ रहे हैं, इवेंट्स हैं, उन पर होगा। स्पेशली चीन की तरफ से ये जो खपत बढ़ाने पर फोकस करने की खबर आई है। जो ट्रेडिशनल फोकस उनका होता था, वहाँ से थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट इस बार देखने की बात की जा रही है। तो ऐसे में ये जो चीन की तरफ से कदम है, इसे आप ग्लोबल मार्केट के लिए अगर देखें तो वो कैसे देख रहे हैं? क्या इसका सेंटिमेंट के लिहाज से कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्लो डाउन की भी बात की जा रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है सर चीन के इस कदम के बाद? तो ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा रीसेट हो रहा है पूजा जी। अगर आप देखें यूएस, अगर आप यूएस से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वहां से सारा शुरू होता है। यूएस का अगले 6 से 8 महीने में करीबन करीबन 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है वो रोल ओवर होना है। बॉन्ड यील्ड्स काफी हाई है। उनका लास्ट 12 महीने का अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट देखें तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। अ, अगर आप डिफेंस स्पेंडिंग देखें तो 900 बिलियन डॉलर है। तो इंटरेस्ट पेमेंट डिफेंस स्पेंडिंग को क्रॉस कर गया है। और अगर यील्ड्स बहुत नीचे नहीं आएँगे तो ये काफ़ी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएँगे और स्लोली-स्लोली जो है ये एक डेट ट्रैप है, जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, चाइना स्टिमुलस दे रहा है क्योंकि उसको इकोनॉमी वहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है। रियल एस्टेट हमने देखा बड़ी-बड़ी फर्म्स ने डिफ़ॉल्ट किया है, प्लस एक टैरिफ वॉर है सीधा यूएस के साथ, तो इकोनॉमी को बूस्ट करना ज़रूरी है। आज हमने सुना भी कि हंगरी ने टैक्स कट किया है, सबसे बड़ा किया है। 30 इयर्स के बिलो जो वुमन है, सिंगल चाइल्ड, उनको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक एक ग्लोबल रीसेट है, जहाँ इकोनॉमीज़ डोमेस्टिक कंज़म्पशन पे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस करेंगी। इसके काफ़ी सारे सेकंड, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट होंगे। लेकिन अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा, इसका मतलब ग्रोथ स्लो डाउन होगी। और एक पूरा व्यू था कि पैसा जो जा रहा था इमर्जिंग मार्केट से यूएस में, वो बाद में चाइना गया। वो ये था कि यूएस ग्रो करेगा, टैक्स कट करेगा, नई गवर्नमेंट है, और इस वजह से काफ़ी आउटफ्लोज़ हुए। अगर लेकिन यूएस का ग्रोथ स्लो हो जाता है और वो बॉन्ड यील्ड्स को नीचे लाने पे कोशिश करते हैं, ट्रम्प ने जैसे बोला इकोनॉमी को डिटॉक्स और ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, तो इमर्जिंग मार्केट के लिए मीडियम टर्म में वो एक अच्छा व्यू है। थोड़ा-सा इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, रीसेट होगी तो टर्मोइल क्रिएट होगा। बट इवेंचुअली अगर थोड़ा कूल ऑफ होता है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती हैं, ये भारतीय बाज़ारों के particularly पॉज़िटिव चीज़ है मीडियम टर्म के लिए। ऑलराइट। तो इमर्जिंग मार्केट्स में खासतौर पर अगर आप देखें तो भारतीय बाजार पर खास फोकस रहेगा। लेकिन सर, बात हुई है भारतीय मार्केट्स की, तो कुछ सेक्टर्स पर बात कर लेता हूँ। पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। खासतौर पर अगर आप देखें तो पूरे फेब महीने में 238 गीगावाट्स है और अभी तो गर्मियों का सीजन ट्रांजिशन कर रहा है। पूरा सेक्टर कैसा लग रहा है, पावर सेक्टर आपको? काफ़ी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। और देखिए, अगर आप बेसिक मैक्रो इंडिकेटर्स देखें इंडिया के, अभी उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पावर डिमांड फ़रवरी, जबकि छोटा महीना है, 238 गीगावाट्स आई है। पावर का अगर यूनिट्स देखें, वहाँ पे भी ग्रोथ आई है। और अगर आप 2-3 साल का ग्रोथ देखें फ़रवरी टू फ़रवरी, तो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रहा है। तो मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे हैं। तो हम और आप एक एक मुझे किसी ने बहुत अच्छा स्टैट बताया था कि अगर आप एक गूगल सर्च करते हैं और एआई सर्च करते हैं, तो एआई सर्च में पावर 10 टाइम्स ज़्यादा यूनिट्स कंज़्यूम करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे प्रोसेस होती है, जीपीयूज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डिजिटाइज़ेशन का एआई का एक्चुअली पावर है। तो हम पावर जनरेशन से ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंसिलरीज़ पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। करीबन-करीबन 8 लाख करोड़ का कैपेक्स सिर्फ ट्रांसमिशन में होना है। तो इसमें जो ग्रिड लाइन्स हैं, जैसे पावर ग्रिड है, केबल एंड वायर कंपनीज़ हैं, इंसुलेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स का वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है। हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इंडिया में इन पर्टिकुलर एक हाइब्रिड मार्केट डेवलप हो रहा है, क्योंकि सोलार पे बहुत फोकस है, विंड एनर्जी थोड़ा बहुत कम बैक कर रहा है। थर्मल में भी मैंने देखा है, अब जो बात हो रही है, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस में, एनर्जी को लेके है, वहाँ पे एक ऑयल को लेके है, जिसे वो बोलते हैं और ड्रिलिंग करने को बात कर रहे हैं। तो जो एक एक ट्रेडिशनल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी है, जो जिसको बाज़ार बहुत डीरेट कर गया था, आई थिंक वहाँ भी थोड़ा-सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ, बट एज़ आई सेड, मैं पावर एंसिलरीज़ और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा बुलिश हूँ।
सर बिल्कुल, तो सर ये बाज़ार फिर चलना कब शुरू होगा? एक पावर कंज़म्पशन तो आपने बताया कि पावर सेक्टर, पावर कंज़म्पशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसके लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी हैं। लेकिन अब एक तरफ क्रूड देखिए वो $70 के नीचे है। इसके अलावा इन्फ्लेशन में हम देख रहे हैं महँगाई में भी कमी आई है। लिक्विडिटी मेजर्स आरबीआई एक के बाद एक उठा रहा है। एफआईएस की भी हम देख रहे हैं कि सेलिंग अब धीरे-धीरे कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये बाज़ार में दिखना कब शुरू होंगी? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि बाज़ार जितनी भी पॉज़िटिव खबरें हैं, वो इग्नोर ही कर रहा है। पूजा जी यही होता है बुल मार्केट में हम खराब न्यूज़ इग्नोर करते हैं और जब बियर फेस आता है तो अच्छी न्यूज़ इग्नोर करते हैं। ये मार्केट की साइकिल है और जैसा आपने बोला आप हमें ये देखना चाहिए कि मैक्रोज़ इम्प्रूव हो रहे हैं। आरबीआई का स्टांस बहुत अकोमोडेटिव हुआ है। रेट कट के अलावा 3 साढ़े 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है। क्रूड $70 पे है। डॉलर इंडेक्स 110 से अगर आप देखें ध्यान से तो ये पूरा 2016 से 17 की ट्रैजेक्टरी है जब ट्रम्प पहली बार आए थे। तब भी डॉलर इंडेक्स 91, 92 से मुझे याद है 101, 102 गया था, फिर रिसीड किया था, स्पाइक हुआ था। यूएस मार्केट्स ने भी आप देखिए ऑलमोस्ट सारे गेन्स गिव अप कर दिए हैं, जो नवंबर 4 के के गेन है। तो मार्केट एक साइकिल फॉलो करता है। तो मेरा ये मानना है कि अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार को ना रिस्क आप मॉडल में डाल सकते हैं। अनसर्टेनिटी को प्राइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये जो टैरिफ का जो इश्यू चल रहा है, ये अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन चीज़ों को रिस्क मॉडल में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार जब ये अप्रैल क्रॉस होगा और बाजार एक्चुअल इम्पैक्ट निकालेगा कि कितना टैरिफ लगने वाला है ऑन एन एवरेज, अगर वो लो सिंगल डिजिट रहा, मार्जिनल इंक्रीज है, तो पॉजिटिव होगा। सेकंड, हमारी अपनी अर्निंग ग्रोथ का वापस आना बहुत ज़रूरी है। सारी प्रॉब्लम हमने अभी एक्सटर्नल चर्चा करी है। एक प्रॉब्लम जो हमारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रही, हमारे पिछले 2 क्वार्टर अगर आप देखिए ईपीएस ग्रोथ के काफ़ी काफ़ी कम रहे हैं। जब आप 23-24 के अर्निंग मल्टीपल पे हो और आपका 4-5% ईपीएस ग्रोथ आएगा, तो फिर आप बाजार एक बेसिकली मौका ढूँढ रहा है करेक्ट होने का। तो अब बाजार 17-18 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे है, तो अगर हम 11-12% भी ईपीएस ग्रोथ ला पाएँ, तो आई थिंक बाजार में आपको थोड़ी-सी स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगले क्वार्टर की। ऑलराइट, अर्निंग्स ग्रोथ पर खास फोकस रहेगा। सर, पावर सेक्टर के बारे में तो आपने आउटलुक बता दिया, लेकिन इसके अलावा इस मार्केट में फिलहाल कौन से सेक्टर्स आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आप देखिए पूरा बैंक निफ्टी 12-13 के अर्निंग मल्टीपल पे है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर आप देखेंगे तो 2 प्राइस टू बुक पे है, 17-18% आरओई पे है। ये वाला वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो शायद आपको 10-15 साल बाद दिखा होगा बैंकिंग में। बहुत बहुत रीज़नेबल वैल्यूएशन है। आरबीआई का स्टांस चेंज हुआ है। थोड़ा-सा जब पहले रेट कट होता है तो इनिशियली निम पे प्रेशर आता है क्योंकि अभी डिपॉज़िट ग्रोथ नीमिक थी। डिपॉज़िट ग्रोथ धीरे-धीरे वापस आ रही है। तो ग्रेजुअली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ट्रेज़री इनकम बढ़ेगी बैंक्स की, तो मैं यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ और उसमें जैसे आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाते हैं, एसी मेकर्स हो गए, लंबा आपने अभी चर्चा करी पावर डिमांड, लंबा समर सीज़न अहेड है। कुछ अच्छे स्टॉक्स, अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं कंज्यूमर अप्लायंसेस में। ट्रैवल एंड टूरिज्म एक नया कंजम्पशन बास्केट उभर के आया है। हमने देखा अभी कुंभ में कितना स्पेंडिंग हुआ है, कितना बूस्ट मिला है यूपी की इकोनॉमी को। तो एक एक जो न्यू जनरेशन है उनके कंजम्पशन बास्केट में ट्रैवल और टूरिज्म बहुत ऊपर रैंक करता है। ये एक्सपीरियंस इकोनॉमी वाली जनरेशन है। ये एसेट कम ओन करती है, एक्सपीरियंस पे ज़्यादा स्पेंड करती है। तो एविएशन स्टॉक्स हैं, होटल स्टॉक्स हैं। यहाँ पे हमारा व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। और एक स्पेस जो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है, जो कि बहुत एक सिक्लिकल लो से आ रही है, वो सिलेक्टिवली केमिकल्स और कुछ डिफेंस स्टॉक्स हैं। काफ़ी बड़ा करेक्शन आया है। डिफेंस स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी। कि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। केमिकल्स भी अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में हम ऑलमोस्ट अपने सिक्लिकल लो पे हैं। जो इन्वेंटरी डिस्टॉकिंग थी, जो डंपिंग हुई शुरू में टैरिफ के ज़बरदस्त में, मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक जो है पीछे है और वैल्यूएशन धीरे-धीरे रीज़नेबल हो रहे हैं। शायद 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर और लगे और थोड़ा-सा मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रिब्यूशन व्यू भी। तो डिफेंस है, केमिकल्स अब यहाँ से चलने शुरू होंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ट्रैवल एंड टूरिज्म भी अच्छा लग रहा है, तो इन सेक्टर्स पर नज़र रखिए। गुरमीत सर, अब अगला ट्रिगर जो बड़ा नज़र आ रहा है इस हफ्ते ही, वो है फेड की बैठक। और इस हफ्ते तो हम बात भी कर रहे थे सुबह भी कि करीब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की बैठक होगी और काफ़ी कुछ बड़े फैसले यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो इवेंट है पर्टिकुलरली, इसे आप कैसे देख रहे हैं? फेड चेयरमैन के बयान में क्या कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर फोकस रहेगा और आप क्या सुनना चाहेंगे फेड चेयरमैन से? देखिए, बाज़ार डिस्काउंट कर रहा है कि शायद कोई रेट कट नहीं होगा, जो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इस साल में अब 3 रेट कट आ गए हैं, जब से ये टैरिफ रिलेटेड इश्यूज़ हुए हैं। एक थोड़ा-सा मार्केट में वोलेटिलिटी आई है। तो मुझे लगता है कमेंट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाज़ार शायद डिस्काउंट कर गया है कि फेड अभी एक्ट नहीं करेगा, देखना चाहेगा। और ये
सुनना चाहेगा बाजार कि फेड इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा अगर डेटा वीक होता है। तो अगर आप हाउसिंग डेटा देखें यूएस का, वो धीरे-धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है। वेज इन्फ्लेशन डेटा भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा-सा मॉडरेशन है। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं यूएस में, वो सॉफ्टनेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट से ये एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप है, इसको अभी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो फेड अगर गवर्नमेंट के साथ सिंक में है, वो बाजार देखना चाहेगा। कहीं टिफ तो नहीं है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और पावर में। आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा फेड हॉकिश होता है, तो वो बाजार के लिए नेगेटिव होगा। बट ग्लोबली अगर आप देखें रेट कट्स हो रहे हैं, चाहे वो ईयू ने किया हो, चाहे वो कनाडा ने अभी एक रेट कट किया हो, आरबीआई मुझे लगता है अप्रैल में करेगा। ग्लोबली मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो डायरेक्शनली है, वो ईजिंग की तरफ है, विद इंटरमिटेंट राउंड्स ऑफ वोलेटिलिटी। तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनली कि फेड यहाँ से कितने रेट कट और करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और ग्लोबल आउटलुक क्या है? तो मेरे हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी ग्लोबली सपोर्टिव रहेगी। कमेंट्री में रेट कट को लेकर और ग्रोथ को लेकर किस तरह के बयान आते हैं उस पर नजर होगी। गुरमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें समय देने के लिए और काफी सारे मुद्दों पर और सेक्टर आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।